आज का हमारा टॉपिक है अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर। तो अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर शुरू होता है अफ्रीकन्स के अमेरिका में जाने से बाद। तो अफ्रीकन्स को अमेरिका में फोर्सफुली ले जाया गया था 1690 में। स्लेवरी इन द यूएस began in 1619 when enslaved Africans arrived in Virginia and developed into a system of forced labor of plantations। यानी जब अफ्रीकन्स को अमेरिका के वर्जीनिया में ले जाया गया, किसके लिए? कैश क्रॉप के प्लांटेशन के लिए ले जाया गया था। और ये प्लांटेशन कहाँ हो रहा था? साउथर्न कॉलोनीज़ में, अमेरिका की साउथर्न कॉलोनीज़ में प्लांटेशन हो रहा था। तो अफ्रीकन्स को भी अमेरिका में अलग थलग से साउथर्न कॉलोनीज़ में पटक दिया गया था। While initially a mix of indentured servitude and slavery, the practice solidified by the late 17th century, with enslaved people becoming integral to the colonial and later national economy। तो 17th सेंचुरी के आसपास, लेट 17th सेंचुरी में जो अफ्रीकन्स थे, जो स्लेव्स थे, वो अमेरिका की नेशनल इकोनॉमी का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए, जो अलग नहीं किया सकते थे। द एक्सपेंशन ऑफ कॉटन कल्टिवेशन in the early 19th century intensified the demand for slave labor। 19th सेंचुरी के दौरान जब अमेरिका में जब कॉटन का कल्टीवेशन चल रहा था, तब स्लेव्स की डिमांड और बढ़ गई। तब स्लेवरी, जो स्लेव वाली पॉपुलेशन थी, स्लेव्स की पॉपुलेशन थी, वो और बढ़ गई। फिर अल्टीमेटली जब 1861 से 1865 में सिविल वार हुआ, तो 1865 के दौरान ये स्लेवरी वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया गया 13th अमेंडमेंट के द्वारा। बट इट लेफ्ट ए लास्टिंग लेगेसी ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन ये जो स्लेवरी वाला सिस्टम था, इस सिस्टम के कारण अमेरिका की जो यूनाइटेड स्टेट्स की लेगेसी थी, उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। जो कैसे पड़ा वो हम पढ़ेंगे अब। पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं। जैसे अराउंड 1619 से 19th सेंचुरी तक स्लेवरी चली थी अफ्रीकन्स की अमेरिका में। हमें पता है कि अफ्रीकन्स को 1619 में कैश क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए, प्लांटेशन के लिए लाया गया था वर्जीनिया में फोर्सफुली। तो 1619 में लाया गया था। 1619 से 19th सेंचुरी तक इनकी स्लेवरी चली थी। 19th सेंचुरी में हमें पता है जब कॉटन कल्टीवेशन के लिए स्लेव्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इंस्लेव्ड पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गई थी। सेकंड इवेंट है हमारा स्लेव नरेटिव। तो जब स्लेवरी होने लगी, तो थोड़े टाइम बाद अपनी स्लेवरी के नरेटिव्स भी लिखने लगे लोग। तो ये स्लेवरी नरेटिव्स कब तक चले? अप टू 1861 तक ये स्लेवरी नरेटिव्स चले। सिविल वार चला था, मैंने पहले बताया था 1861 से 1865 में। तब स्लेवरी भी अबॉलिश हो गई थी। पोस्ट स्लेवरी 1865 से 1920। पोस्ट स्लेवरी वाले लिटरेचर चला था 1865 से 1920 तक। हार्लेम रेनेसो 1930 में। हार्लेम रेनेसो में क्या है, जो हमने पढ़ा था कि साउथर्न कॉलोनीज़ में अफ्रीकन्स को लाया गया था वर्जीनिया में। अब वो हार्लेम की तरफ, यानी साउथ से थोड़ा ऊपर की ओर अपना माइग्रेशन करने लगे थे, जिससे वो भी मेन स्ट्रीम में आ जाए अमेरिका की में, और उनका भी डेवलपमेंट हो पाए। सिविल राइट मूवमेंट चला था 1950s से 1960s में। 1930s में हार्लेम रेनेसो, 1950s से 60s में सिविल राइट मूवमेंट, 60s से 70s में ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट। और ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट की जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है वो है अमीरी बराका। फिर 1970 से 2000 के बीच ब्लैक वुमेन फ्लोरिश हुई। जो ब्लैक वुमेन फ्लोरिश हुई, उनका नाम है टॉनी मॉरिसन और एलिस वॉकर। 21st सेंचुरी में 3 जो हमारे इम्पोर्टेंट एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर के पोइट या राइटर है, वो है एडवर्ड पी जॉन्स और कॉल्सन वाइट हेड, सुजैन लॉरी पार्क्स। एडवर्ड पी जॉन्स, कॉल्सन वाइट हेड और सुजैन लॉरी पार्क।
जॉन हेड पार्क, 3 याद कर लेना, जॉन हेड और पार्क। ये हमारे 21st सेंचुरी के इम्पोर्टेंट अफ्रो अमेरिकन्स हैं। अब हम देखेंगे अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर एंड कल्चर बिगिंस विद द एनालिसिस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन ओरल ट्रेडिशन इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल्स, ब्लूज, गॉस्पेल्स और रैप। तो अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर और कल्चर कैसे बिगिन होता है? उसकी ओरल ट्रेडिशंस के द्वारा, जो हम लोग गाथाएँ गाते हैं ओरली, मौखिक रूप से उनके द्वारा। ये जो अफ्रीकन्स का लिटरेचर था वो फ्लोरिश हुआ था वहाँ पे अमेरिका में। तो ये ओरल ट्रेडिशंस कौन कौन से हैं? स्पिरिचुअल्स में वर्क सॉन्ग, जो प्लांटेशन में वर्क करते समय जो गाते हैं अफ्रो अमेरिकन्स, वो। ब्लूज़ क्या है? एक फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है, ओरिजिनेटेड इन डीप साउथ, डीप साउथ में ओरिजिन होने वाली एक फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है ये। गॉस्पेल क्या है? ट्रेडिशनल जॉनरा ऑफ क्रिश्चियन म्यूज़िक। तो क्रिश्चियन म्यूज़िक का ट्रेडिशनल जॉनरा है गॉस्पेल। रैप क्या है? राइम, रिदमिक स्पीच, स्ट्रीट वर्नेकुलर। तो रैप आजकल भी बहुत प्रचलन में चल रहा है, रैप सॉन्ग्स। स्ट्रीट वर्नेकुलर भाषा में होता है ये, मतलब वर्नेकुलर मतलब जो देशी भाषा होती है उसमें ये गाया जाता था। तो हमने 4 प्रकार के ओरल ट्रेडिशन देखे अपने अफ्रो अमेरिकन्स के, स्पिरिचुअल्स, ब्लूज़, गॉस्पल्स और रैप। स्पिरिचुअल्स में जो वर्क सॉन्ग थे, वर्क प्लांटेशन सॉन्ग, वो थे। ब्लूज़ में फॉर्म ऑफ ब्लू क्या है? एक फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है जो डीप साउथ में वहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी। और गॉस्पेल क्या है? ये एक क्रिश्चियन म्यूज़िक का जॉनरा है। रैप क्या है? राइम, रिदमिक स्पीच, स्ट्रीट वर्नेकुलर। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला जो हमारा राइटर है अफ्रो अमेरिकन, फिलिस व्हीटली। फिलिस व्हीटली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने उन्हें बेच दिया था अपने रिलेटिव्स को। इनका जो कार्यकाल है वो 1753 से 1784, मतलब ये 1753 में बॉर्न थे और 1784 में इनकी डेथ हो गई। इनकी बुक का नाम है पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलीजियस एंड मॉरल, यानी इन्होंने वेरियस सब्जेक्ट्स पे पोएम लिखी, रिलीजियस पोएम्स पे लिखी और मॉरल पोएम्स भी लिखी। तो फिलिस व्हीटली की जो बुक थी पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलीजियस एंड मॉरल, इसमें 39 पोएम्स थी। इसमें से एक पोएम है ऑन बीइंग ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका। ये जो बुक थी पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलीजियस एंड मॉरल, ये 1773 में पब्लिश हुई थी और लंदन में पब्लिश होने वाली बुक है ये। वैसे तो ये अफ्रो अमेरिकन है लेकिन इनकी बुक पब्लिश हुई थी लंदन में, ये याद रखने की बात है। तो इस पोएम की एक लाइन है, रिमेंबर क्रिश्चियंस नेग्रोज मे बी रिफाइंड एंड जॉइन द एंजेलिक ट्रेल, स्लेव्स आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग गुड क्रिश्चियंस। यानी जो स्लेव्स है वो भी गुड क्रिश्चियन बनने के कैपेबल है और ये भी एंजेलिक ट्रेन को ज्वाइन कर सकते हैं अगर ये रिफाइन हो जाए ढंग से और क्रिश्चियनिटी को अपना ले। ऑल्दो लूसी टेरीज बार्ड्स फ्लाइट वॉज रिटन फर्स्ट इन 1746, पब्लिकेशन हुआ था इसका 1854 में। वैसे जो लूसी टेरी थी उनकी बुक थी एक बार्ड्स फ्लाइट, वो सबसे पहले लिखी गई थी 1746 में, लेकिन वो पब्लिश होने में थोड़ी लेट हो गई थी। उनकी पब्लिकेशन हुई थी 1854 में। तो अगर हमसे वैसे पूछा जाए कि फर्स्ट रिटन बुक कौन सी है अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर की, तो वो है बार्ड्स फ्लाइट। लेकिन फर्स्ट पब्लिकेशन होने वाली कौन सी बुक है, वो है पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलीजियस एंड मॉरल, जो 1773 में पब्लिश हुई थी। और 1854 में कौन सी पब्लिश हुई है? 1854 में पब्लिश हुई है बार्ड्स फ्लाइट। और ये सबसे पहले लिखी जाने वाली बुक है अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर की लूसी टेरी की बार्ड्स फ्लाइट 1746 में लिखी गई थी।
जुपिटर हैमम, ये 1711 से 1806। ये स्लेवरी में पैदा हुए थे, बॉर्न इनटू स्लेवरी, फर्स्ट पब्लिश्ड राइटर इन अमेरिका। तो हमने देखा था कि फर्स्ट पब्लिश्ड बुक कौन सी थी। फर्स्ट पब्लिश्ड बुक थी पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलीजियस एंड मॉरल। लेकिन अमेरिका में जो पब्लिश हुई थी पहली बुक वो कौन सी थी? तो अमेरिका में पब्लिश होने वाली पहली बुक है एन एड्रेस टू द नेग्रोज ऑफ द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। एन एड्रेस यानी नेग्रोज को एड्रेस करते हुए ये बुक लिखी गई थी। कहाँ के नेग्रोज को? स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क स्टेट के नेग्रोज को एड्रेस करते हुए बुक लिखी गई थी। एन एड्रेस टू द नेग्रोज ऑफ द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। ये अमेरिका में पब्लिश होने वाली पहली बुक है और ये बुक पब्लिश हुई थी 1806 में। अब हमने 3 बुक्स पढ़ ली है, बार्स फ्लाइट लूसी टेरी की जो पब्लिश हुई थी 1854 में और 1746 में उसको लिखा गया था। फिर हमने दूसरी बुक पढ़ी थी पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलीजियस एंड मॉरल, जो लंदन में पब्लिश हुई थी 1773 में। पब्लिश होने वाली पहली बुक है वो। और अमेरिका में पब्लिश होने वाली पहली बुक कौन सी है? एन एड्रेस टू द नेग्रोज ऑफ द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। एन एड्रेस टू द नेग्रोज ऑफ द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क की पोएम है एक एन इवनिंग थॉट सेल्वेशन बाय क्राइस्ट विद पेनिंशियल क्राइज। एन इवनिंग थॉट सेल्वेशन बाय क्राइस्ट विद पेनिंशियल क्राइज, ये याद रखना, इस पोएम का नाम आप पूछा जा सकता है। अगला हमारा जो राइटर है उनका नाम है विक्टर सेजोर। विक्टर सेजोर का ये बॉर्न हुए थे 1817 में, 1874 में इनकी डेथ हुई थी। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है, फिक्शन में लिखते थे ये। और इनकी जो शॉर्ट स्टोरी फिक्शन है उसका नाम क्या है? ले मुल्टार द मुलाटो, स्पेंट मोस्ट टाइम इन पेरिस, फिक्शन एंड प्ले रिटन इन फ्रेंच। तो ये ले मुल्टार ये किस भाषा का प्ले है? ये है फ्रेंच भाषा का प्ले। फर्स्ट नोन वर्क ऑफ फिक्शन बाय एन एफ्रो अमेरिकन, और ये एक एफ्रो अमेरिकन के द्वारा लिखा गया पहला नॉन फिक्शन वर्क है जिसको नॉन बोला गया है। तो हमें अब एक और फैक्ट पता चल गया है कि विक्टर सेजोर ने एफ्रो अमेरिकन, ये पहले एफ्रो अमेरिकन है जिसने एक नॉन फिक्शन वर्क लिखा है जो फ्रेंच भाषा में है द मुल्टार, जिसका मतलब है द मुलाटो। अब हम पढ़ रहे हैं विलियम वेल्स ब्राउन 1814 से 1884। ये भी स्लेवरी में पैदा हुए थे। हम जितने पढ़ रहे सारे स्लेवरी में ही हुए, क्योंकि ये स्लेवरी नरेटिव्स लिख रहे हैं तो नरेटिव्स उन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर ही लिखे थे। एबॉलिशनिस्ट, ये अबॉलिशन के लिए थे, मतलब अबॉलिशन को सपोर्ट कर रहे थे स्लेवरी के। क्लॉटेल और द प्रेसिडेंट डॉटर, इनका वर्क है विलियम वेल्स ब्राउन का क्लॉटेल और द प्रेसिडेंट्स डॉटर। तो इसमें स्टोरी किसकी है? एक मुलाटो वुमेन है करर और उसकी डॉटर है एल्थिसा। तो माना जाता है कि जो एल्थिसा है वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है प्रेसिडेंट की। तो ये जो मुलाटो वुमेन है करर, इसकी दो बेटियां थी एल्थिसा एंड क्लोथेल, फादर्ड बाय थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन जो प्रेसिडेंट थे उनकी बेटियां माना जाता था एल्थिसा और क्लोथेल को। उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है, पब्लिश्ड इन लंदन। ये भी लंदन में पब्लिश होने वाली बुक है। हमने एक और लंदन में पब्लिश होने वाली बुक पढ़ी थी पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलीजियस एंड मॉरल, जो लिखी गई थी फिलिस व्हीटली के द्वारा। ये फर्स्ट नॉवल है बाय एन एफ्रो अमेरिकन। तो हमने पहला लिखा हुआ शॉर्ट स्टोरी फिक्शन देख लिया द मुल्टार, ले मुल्टार, जिसका मतलब था द मुलाटो। और हमने देख लिया था अमेरिका में लिखा जाने वाला पहला वर्क जिसका नाम था एन एड्रेस टू द नेग्रोस ऑफ द न्यूयॉर्क स्टेट। तो जैसा कि हमने 2-3 बार देखा मुलाटो, तो मुलाटो का मतलब क्या है? मुलाटो का मतलब है एक ऐसा बच्चा जिसका एंसेस्टर्स यानी जिसके माँ बाप में से एक तो वाइट हो और एक ब्लैक हो, यानी वाइट और ब्लैक पेरेंट की जो
जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो मिलेटो होंगे। अब हम पढ़ेंगे फ्रैंक जे वेब को। फ्रैंक जे वेब का वर्क है द गैरीज एंड देयर फ्रेंड्स। फ्रैंक जे वेब फर्स्ट अफ्रो अमेरिकन टू पोर्ट्रे पासिंग ए मिक्स्ड रेस पर्सन टू आइडेंटिफाई एज वाइट रादर देन ब्लैक। तो फ्रैंक जे वेब की जो बुक है द गैरीज एंड देयर फ्रेंड्स, इसमें क्या बताया गया है कि एक बच्चा है जो वैसे तो मिक्स्ड रेस पर्सन है, यानी उसके माँ या बाप में से कोई एक ब्लैक है और एक वाइट है, लेकिन वो अपने आप को एक वाइट कहलाया जाना ज़्यादा पसंद करता है। इस सिस्टम को पासिंग बोला गया, और ये पासिंग वाला जो पासिंग वर्ड है, इसकी जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया है इस बुक में द गैरीज एंड देयर फ्रेंड्स में। हैरियट ए विल्सन ये बॉर्न फ्री नेग्रो अवर निक 1859 में इनका वर्क आया अवर निक फर्स्ट नॉवल पब्लिश्ड इन यूएस बाय एन अफ्रो अमेरिकन वुमेन। तो हमने फर्स्ट नॉवल पढ़ा था वो किसका था, क्लॉटेल और द प्रेसिडेंट डॉटर, वो पढ़ा था हमने विलियम वेल्स ब्राउन का। और हमने पढ़ा कि फर्स्ट नॉवल बाय वुमेन कौन सा है, अवर निक किसके द्वारा लिखा गया है, हैरियट ए विल्सन के द्वारा। हैरियट ए विल्सन एक औरत है, ये याद रखना। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। बॉलमेंट फैमिली हैरेसेस फ्राडो ऑल्सो नोन एज निक। तो फ्राडो नाम की एक लड़की है जिसको बेलमोंट फैमिली है वो हैरेस करती है, और फ्राडो को निक नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस बुक का नाम है अवर निक। इट वाज रीडिस्कवर्ड इन 1981 बाय हेनरी लुई गेट एंड डॉक्यूमेंटेड इट एज फर्स्ट अफ्रो अमेरिकन नॉवल पब्लिश्ड इन यूएस। तो हमने ये देखा कि ये एक वुमेन के द्वारा पब्लिश होने वाली पहली नॉवल है, साथ ही साथ ये यूएस में पब्लिश होने वाली पहली नॉवल है, क्योंकि जो हमने पहले वाली पढ़ी थी क्लॉथेल वो लंदन में पब्लिश हुई थी, और आवर निक जो है वो पब्लिश हुई है यूएस में। और इस बुक को रीडिस्कवर किसने किया था, हेनरी लुई गेट्स ने। इमर्जेंस ऑफ स्लेव नरेटिव्स 19th सेंचुरी बिफोर सिविल वॉर। तो सिविल वॉर से पहले ही हमने बताया था सिविल वॉर के दौरान स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था। अकाउंट ऑफ एस्केप्ड स्लेव्स। तो स्लेव नरेटिव्स में हमने क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, जो एस्केप्ड स्लेव्स यानी जो मज़दूर थे जो एस्केप हो गए थे, बच के कहीं भाग गए थे, उन्होंने ये स्लेव नरेटिव्स लिखे थे। और इसमें और क्या पढ़ने को मिलेगा, जर्नी टू फ्रीडम, उनकी फ्रीडम के लिए जर्नी, इंस्लेव्ड ग्रुप सर्कमस्टेंसेस, autobiography, memoir, reflection of their lives that they lived in slavery, tales of religious redemption, tales to inspire abolitionist struggle, tales of progress। तो टेल्स ऑफ रिलीजियस रिडेम्पशन यानी जो उन्होंने पछतावा किया अपना। तो रिलीजियस रिडेम्पशन का क्या मतलब है, द एक्ट ऑफ बीइंग सेव फ्रॉम कैप्टिविटी और सफरिंग। तो सफरिंग और कैप्टिविटी से बचने के लिए जो भगवान से प्रार्थना करते हैं वो लिखी गई इस टेल्स में। टेल्स टू इंस्पायर अबॉलिशनिस्ट स्ट्रगल, तो इस स्लेवरी को अबॉलिशन करने के लिए जो स्ट्रगल किया गया उसकी टेल्स और उनकी प्रोग्रेस की टेल्स। तो स्लेव नरेटिव में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हैरियट स्टॉप को। ये भी एक एबॉलिशनिस्ट थे। अंकल टॉम्स कैबिन इनकी बुक का नाम है, ये 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। अंकल टॉम्स कैबिन सोल्ड सेवरल टाइम्स हार्डशिप्स ऑफ अफ्रो अमेरिकन्स। तो स्लेव नरेटिव है तो अफ्रो अमेरिकन्स की हार्डशिप्स को दर्शाएगी, और एक बहुत फेमस बुक थी ये, बहुत सारे वॉल्यूम मतलब बहुत सारे इसके पब्लिकेशंस बिचे थे। अगले हमारे हैं फ्रेडरिक डगलस। वंस स्लेव एस्केप्ड फ्रॉम स्लेवरी, ग्रेट ऑरेटर बिकेम नेशनल लीडर ऑफ एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट, हार्ड टू बिलीव ही कैन बी स्लेव। ये एक फ्रेडरिक डगलस जो कौन थे, ये एस्केप्ड स्लेव थे, यानी बच के आ गए थे।
ये ग्रेट ऑरेटर है, यानी बोलने में काफ़ी अच्छे थे, वक्ता अच्छे थे। बिकेम नेशनल लीडर ऑफ एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट, हार्ड टू बिलीव ही कैन बी स्लेव। और बाद में ये जो अबॉलिशन के लिए मूवमेंट चला था स्लेवरी के, उसके ये लीडर भी बने थे। और लोग बहुत मुश्किल से मानते थे कि ये भी स्लेव रह चुके हैं, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी। इनकी बुक का नाम है नरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डगलस, जो इनका नाम है, एन अमेरिकन स्लेव। तो इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है ये, नरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डगलस एंड अमेरिकन स्लेव। ये 1845 में आई थी। इसका रिवाइज्ड नेम है, जो रिपब्लिश होने के द्वारा आया था, माई बॉन्डेज एंड माई फ्रीडम। माई बॉन्डेज एंड माई फ्रीडम। सिविल वॉर 1861 से 1865 के दौरान चलाया था, और ये फोर्ट बिटवीन यूनियन द नॉर्थ एंड कॉन्फेडरेरी द साउथ। तो कॉन्फेडरेरी में कौन कौन थे? यूनियन ऑफ 11 स्टेट्स। स्लेवरी अबॉलिश्ड, सिविल वॉर के दौरान स्लेवरी अबॉलिश कर दी गई थी। हैरियट जैकब्स एक हमारे अफ्रो अमेरिकन राइटर है। इनकी बुक का नाम है इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ ए स्लेव गर्ल। तो जो हैरियट जैकब है एक लड़की है, इन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ ए स्लेव गर्ल। इनका सूडोनाम जो एक उन्होंने अपना नकली नाम दिया हुआ है, उसका नाम था लिंडा ब्रांट। स्लेवरी टू फ्रीडम की कहानी है इसमें। रिकंस्ट्रक्शन एरा चला था 1865 से 1877 तक। ये रिकंस्ट्रक्शन एरा किसके बाद का है? सिविल वॉर के बाद का। तो वार होता है, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन तो होता ही है, इसलिए 1865 से 1877 तक रिकंस्ट्रक्शन एरा चला था। फॉलोड बाय सिविल वॉर एरा। एम रीऑर्गेनाइजिंग द साउथर्न स्टेट, क्रिएट एन एनवायरनमेंट, वाइट ब्लैक हार्मोनी, नो स्लेवरी। तो इसका एम क्या था? एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना और वाइट ब्लैक के बीच हार्मोनी क्रिएट करना। हार्मोनी मीन्स शांति, उनके बीच एक भाईचारे का भावना लाना, और स्लेवरी को अबॉलिश करना। आफ्टर लिंकन डेथ प्रेसिडेंट कौन बने? एंड्रयू जॉनसन मेड प्रेसिडेंट रिकंस्ट्रक्शन प्लान। तो प्रेसिडेंट रिकंस्ट्रक्शन प्लान किसने बनाया था? जॉनसन ने। बस ये याद करने की बात है। पोस्ट स्लेवरी एरा हमें पता है 1860 से 1910 तक है। बेब डू बोइस, फाउंडर ऑफ NAACP इन 1909। NAACP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल। कलर्ड पीपल यानी ब्लैक पीपल। तो ब्लैक पीपल्स के एडवांसमेंट के लिए एक संस्था चलाई गई थी, उसके फाउंडर है बेब डू बोइस। सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन इन US फॉर्म्ड इन 1909। और ये सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन चलाया गया था ब्लैक पीपल के लिए, कब फॉर्म हुआ था? 1909 में। बेब डू बोइस की बुक का नाम क्या है? द सोल्स ऑफ द ब्लैक फोक। द सोल्स ऑफ द ब्लैक फोक। बॉयज़ की ब्लैक फोक, याद रख लेना, बॉयज़ की ब्लैक फोक। कलेक्शन ऑफ ऐसे है इस बुक में यूज्ड। इसमें डबल कॉन्शियसनेस टर्म का यूज़ किया गया है, जिसका मतलब है साइको कंडीशन डेट ब्लैक अमेरिकन टू लुक देमसेल्व्स थ्रू डिस्टॉर्टेड आइज ऑफ वाइट अदर्स। तो डबल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि जो ब्लैक पीपल है वो अपने आप को खुद की नज़रों से नहीं, बल्कि अमेरिकन लोग जो होते हैं वो उनको डिस्टॉर्टेड नज़रिए से देखते हैं, जो उनमें बहुत कमियां देखते हैं, उस नज़रिए से अपने आप को देखने लग जाते हैं। अपने आप को एक उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उसको बताया गया है द सोल्स ऑफ द ब्लैक फोक में। द सोल्स ऑफ द ब्लैक फोक किसकी बुक है? बेब डू बोइस की। और इसमें क्या है? कलेक्शन ऑफ एसेज। ब्लैक रिकंस्ट्रक्शन इन अमेरिका 1935 में। अगली बुक है अप टू स्लेवरी, ये ऑटोबायोग्राफी है बुकर टी वॉशिंगटन की। फिर अगली बुक है
ओक एंड आइवी, ये पोइट्री कलेक्शन है पॉल लॉरेंस डनबर का। ये पॉल लॉरेंस डनबर मुख्यतः पोइट्री लिखते थे और इनके पेरेंट्स थे वो अमेरिकन सिविल वार से पहले इनस्लेव्ड थे, यानी स्लेवरी का काम करते थे। तो पॉल लॉरेंस डनबर की बुक है ओक एंड आइवी, जो पोइट्री कलेक्शन है। बुकर टी वॉशिंगटन का ऑटोबायोग्राफी है अप टू स्लेवरी। चार्ल्स डब्ल्यू वॉशिंगटन, इन्होंने कहा है कि जो एफ्रो अमेरिकन फिक्शन है वो वैसे तो सिविल वॉर से पहले शुरू हो गया था, एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर शुरू हो गया था, लेकिन अपने चरम पर कब आया था ये मिडिल 20th सेंचुरी में। हार्लेम रेनेसो 1920 से 1930s में। इसमें क्या हुआ था, ब्लैक माइग्रेट हुए थे साउथ से हार्लेम में। हार्लेम कहाँ है, मैनहट्टन में। तो मैंने बताया था साउथ से ये थोड़ा ऊपर की तरफ मैनहट्टन में हार्लेम में गए थे, जिससे ये भी अमेरिका की मेन स्ट्रीम में आ जाए और इनका भी डेवलपमेंट हो पाए। तो इस रेनेसो को कैटलिस्ट कौन थे, मतलब इसको इस पुनर्जागरण को चिंगारी देने वाली चीज़ें क्या थी। पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 से 1918 में चला था जो, और तीसरा है ग्रेट माइग्रेशन या ब्लैक माइग्रेशन। एफ्रो अमेरिकन केम इन मेन स्ट्रीम विद अमेरिकन कल्चर एंड लिटरेचर। न्यू नेग्रो रेनेसो और ब्लैक रेनेसो नाम से भी जाना जाता है इसको। 1925 में एलन लॉक पब्लिश्ड एन एंथोलॉजी ऑफ वर्क द न्यू नेग्रो। तो हमको याद रखना है कि एलन लॉक की एक एंथोलॉजी ऑफ वर्क है। एंथोलॉजी यानी क्या होता है, एंथोलॉजी यानी बहुत सारे वर्ड्स को इकट्ठा करके एक संग्रहण करके एक वर्क बनाया जाए, उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। तो उनका एंथोलॉजी का नाम क्या है, द न्यू नेग्रो। द न्यू नेग्रो किसकी एंथोलॉजी है, एलन लॉक की। हार्लेम रेनेसो के राइटर्स कौन कौन हैं, काउंटी कलन, लैंगस्टन हुक्स, जोरा नील हर्स्टन, क्लाउड मैके, जेम्स वेल्डन जॉनसन, जीन टोमर। कलन, टोमर, हुक्स, हर्स्टन। कलन, टोमर, हुक्स, हर्स्टन, क्लाउड मैके और जेम्स वेल्डन जॉनसन। जोरा नील हर्स्टन, इनका वर्क है देयर आइज वर वॉचिंग गॉड, ये एक नावल है। तो देयर आइज वर वॉचिंग गॉड का प्लॉट क्या है, इसमें नैनी होती है, नैनी की बेटी है लीफी, लीफी की बेटी है जेनी क्रॉफर्ड। तो जेनी क्रॉफर्ड इस नावल की क्या है, प्रोटैगनिस्ट है। तो जो लीफी होती है उसका रेप हो जाता है उसके टीचर के द्वारा। तो लीफी बहुत ड्रिंक करने लग जाती है और अपनी बच्ची जेनी को बर्थ करने के बाद वो भाग जाती है और अपनी बच्ची को अपनी माँ के पास छोड़ जाती है, नैनी के पास। तो नैनी जेनी की जल्दी शादी करवा देती है टी केक से। फॉर प्रोटेक्शन पर्पजेज, हर वर्क डिस्कवर्ड बाय एलिस वॉकर इन 1975 आर्टिकल इन सर्च ऑफ जोरा नील हर्स्टन। और एलिस वॉकर ने फिलिस वीकली के वर्क को भी रीडिस्कवर किया था